हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मानव भूगोल के अगले सेक्शन में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कल्याणकारी भूगोल की, द वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी में से प्रश्न कई बार 2 नंबर का या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी। तो कल्याणकारी भूगोल को हम लोग इन शॉर्ट समझेंगे, बहुत कोई लंबी चौड़ी हम लोग उसमें भूमिका नहीं बनाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट में कल्याणकारी भूगोल किसे कहते हैं, क्या होता है, और एक उसमें परिकल्पना है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद को पढ़ चुके हैं हम लोग। आप लोग पिछले वीडियोस को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो मानव भूगोल को क्रमवार वीडियो बाय वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। ये एक बड़ा सेगमेंट है जो हम लोग वीडियो के माध्यम से जल्दी से कर लेंगे, वरना बुक के माध्यम से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा पड़ेगा। बात करेंगे कल्याणकारी भूगोल की, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वेलफेयर ज्योग्राफी। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मानव भूगोल की। तो इससे पहले कि मैं पूरा कल्याणकारी भूगोल पढ़ाऊँ, बेहतर है कि एक लाइन में आपको समझा दूँ क्या मैटर है। मैटर मतलब ये है कि कल्याणकारी भूगोल होता क्या है। मतलब हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, हम जिस मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं या हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये है कि मानव का कल्याण हो। हमारे अध्ययन के फलस्वरूप और हम जो अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उससे अल्टीमेटली हम लोग क्या चाह रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस मानव का, उस समाज का कल्याण हो, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बेसिकली कल्याणकारी भूगोल है। बस सो सिंपल। 1960s के बाद ये विचारधारा सामने आई थी। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 जो है एक ट्रांजिशनल जोन है, उसके बाद ये सारे के सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे कल्याणकारी भूगोल हो, चाहे संभववाद का चरम हो, या ह्यूमन सेंट्रिक जो स्टडीज़ है, ये सारी की सारी मतलब मानव केंद्रित अध्ययन जो है ये सामने आते हैं। इसकी बेसिकली थीम क्या है। थीम ये है कि यद्यपि मानव भूगोल का उद्भव भूविज्ञानियों से हुआ है, ठीक है, अभी तक भी इसका संबंध भौतिक भूगोल से बना हुआ है, फिर भी ज्ञान की इस शाखा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है विभिन्न समूहों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना। मतलब है कि मानव के जो अलग अलग समूह हैं और उनका जो पर्यावरण से संबंध है, इसमें जो भी समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं का अध्ययन करना और उसका समाधान पेश करना, यही हमारा उद्देश्य रहा है मानव भूगोल में। और वर्तमान में विशेषकर 1960 के दशक के पश्चात भूगोलविद्ताओं ने कल्याणकारी जो उपागम है इसको अपनाया और अपनाना प्रारंभ किया। कब से? 1960s के बाद से। कल्याणकारी उपागम का विकास वास्तव में प्रत्यक्षवादी, परिमाणात्मक क्रांति और प्रारूप निर्माण के प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ है, जिन्होंने मानव समाजों की समयकालीन समस्याओं के लिए अपर्याप्त समझा गया। मतलब ये है कि जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद क्या होता है, परिमाणात्मक क्रांति क्या होता है, या मात्रात्मक क्रांति क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें वो थी जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट को, या यूँ कहें न्यूमेरिकल पार्ट को, या सिद्धांतों को लाने के क्रम में मानव और मानव के हितों को, या फिर यूँ कहें कि मानव केंद्रित अध्ययन को, इन अध्ययनों के फलस्वरूप इन्हें स्थान नहीं मिला। मानव केंद्रित अध्ययनों के स्थान मतलब को करने का स्थान नहीं मिला, तो उसी की प्रतिक्रिया में ये कल्याणकारी भूगोल और मानवतावाद भूगोल और ये सब चीज़ें सामने आती है। क्लियर बात है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो मात्रात्मक क्रांति आई थी और इसी के पेरीफेरी में जो प्रत्यक्षवाद आया था और मॉडल निर्माण, ज्योग्राफी में एक समय आया था जब यूँ कहा गया था कि भूगोल में अब अन्य विज्ञानों की तरह भूगोल को भी विज्ञान बनाने के लिए कई सारे मॉडल्स का हमें निर्माण करना चाहिए। तो इस क्रम में हम लोगों ने मैथमेटिक्स को अपनाया और मानव को अपने से दूर कर लिया। तो अब मानव को भी पास लाना है, तो इसलिए मानववाद, कल्याणवाद और ये सारे के सारे वाद हमारे सामने आते हैं। सन 1970 के दशक में मानव भूगोल में कल्याणकारी समस्याओं, अब जैसे क्या क्या समस्या आती है मानव के कल्याण में, देखिएगा। निर्धनता, भूख, वंचना, कुपोषण, अपराध, संपत्ति, आय का बंटवारा, सामाजिक सेवाएं, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं 1970 के बाद मानव भूगोल में इन समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। यही कल्याणकारी भूगोल है। बस आपको इतना ही समझना है। कल्याणकारी भूगोल यह है, यह सामाजिक चिंता, विकास अथवा प्रगति के संकीर्ण आर्थिक मापदंड से गुणवत्तापूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों के बदलाव के संकेत है। मतलब ये जो सामाजिक चिंताएं हैं, इनका जब हम लोग
अध्ययन करते हैं तो किस मापदंड के आधार पर अध्ययन करें? प्रगति के आधार पर या विकास के आधार पर? कैसा विकास हो रहा है, कैसे मानव की प्रगति हो रही है, किस समाज में मानव की प्रगति किस प्रकार की हो रही है, हम लोग सिर्फ इसी चीज़ में अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली इसे संकीर्ण कहा गया है, मतलब इसके अंदर और भी कई सारे अध्ययन किए जा सकते हैं। अब आप देखिएगा बेसिकली कि निर्धन और अभावग्रस्त लोगों के पक्ष में वितरण की नीतियां समाज के केवल धनी और संपन्न सदस्यों की कीमत पर ही क्रियान्वित की जा सकती है। अब आप देखिए, एक पैरेटो इष्टतम नाम का एक सिद्धांत है, इसे बोलते हैं पैरेटो ऑप्टिमिलिटी। ये बेसिकली आपसे कभी पूछ लें, कभी कहीं पर भी ये आ जाए या 2 नंबर या 5 नंबर में, तो आप इसके बारे में लिख सकें। मैं आपको इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। ये क्या कहता है, इनका मानना ये है बेसिकली कि समाज का पूरा विकास हो चुका है, समाज से हम जितना निकाल सकते थे हम निकाल चुके हैं, पूरा खाली हो चुका है। अब अगर हमें इस गरीब वर्ग और इस अमीर वर्ग, मतलब ये तो है अमीर वर्ग और ये है नीचे वाला गरीब वर्ग, अगर हमें इस गरीब वर्ग का कल्याण करना है तो इस अमीर वर्ग के पास जो है वो इसे देना पड़ेगा, नया कुछ नहीं निकाल सकते हो आप। क्लियर बात है ना, समझ में आ रही है? मतलब पैरेटो सिस्टम क्या कहता है कि अब समाज के पास नया देने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ दे चुका है। जैसे कि ये कोई बॉटल है और इसके बाद में ये तो मेन बोतल हो गई, और इसके बाद में आप देखिएगा ये 2 छोटी बोतल है। क्लियर है? अब ये कहना चाह रहा है सिद्धांत कि ये बोतल फुल भरी हुई थी, अब इस बोतल को खाली करके इसमें भर दिया गया। अब चूंकि ये वाली बोतल तो खाली हो चुकी है क्योंकि इसको खाली करके इसमें डाल दिया गया। अब कह रहे हैं ये जो गरीब वर्ग, ये तो क्योंकि इसको पूरा भर दिया क्योंकि ये हो गया अमीर, अब ये जो खाली रह गया गरीब है, इसको अब आप इस बोतल नंबर 1 से नहीं भर सकते हो। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 नंबर की जो बोतल है इसी से इसमें खाली करना पड़ेगा। क्लियर बात है? तो इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ प्रस्तुत किया है। ग्राफ में 2 तरह के लोग दिखाए हैं। ये तो होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। वाई पे बी को दिखाया है और एक्स पर ए को दिखाया है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कोई समाज हो सकता है, ये कोई देश हो सकता है, ये कोई ग्रुप हो सकता है। अब इसमें ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर हम लोग एक ही आय को, ये जो सिद्धांत है ये इस रेखा के चारों तरफ चलेगा। ये उत्पादन की संभावनाएं हैं या संसाधनों की सीमा है। संसाधन इतने ही है, इससे ज़्यादा हम लोग संसाधनों को बढ़ा नहीं सकते, मतलब इसको और चाहे तो ऊपर नहीं ले जा सकते। संसाधन इतने ही है। अब हमें इसी संसाधनों के बीच में रहते हुए काम करना है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा और 5 ये रहा। आप पॉइंट नंबर 1 पे देखिए, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 पे बात करूँ तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर अगर मैं रखूँ तो इस क्षेत्र में ए के पास तो बिल्कुल कम संसाधन बचेंगे और बी के पास इतने सारे संसाधन हैं। वहीं 2 पे चलता हूँ तो बी के पास थोड़े कम होते हैं और ए के पास थोड़े बढ़ जाते हैं। वहीं पॉइंट नंबर 3 पे चलूँ, आप देखिएगा, वहीं अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पे चलता हूँ तो ए के पास इतने संसाधन आ गए और बी के पास जो फुल था, जो अब तक इतना था, अब वो कम होकर के इतना रह गया। तो जैसे जैसे हम लोग किसी एक की आपूर्ति बढ़ाएंगे दूसरे की कम होती जाएगी। यही सिद्धांत है पैरेटो सिस्टम का। अब इसका बेसिकली मूल ढांचा क्या है? ये क्या कहता है? ये कहता है पैरेटो मॉडल जो है या प्रतिरूप है, यह मानकर चलता है कि एक समाज उत्पादन की संभावनाओं की सीमा पर पहुंच गया है, अर्थात उसमें अब विकास की अधिक संभावनाएं नहीं है। दूसरे धनी व्यक्तियों की कीमत के बिना निर्धन को खुशहाल नहीं किया जा सकता है। तो ये क्यों पढ़ा अभी हमने? बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कल्याणकारी भूगोल। तो कल्याणकारी भूगोल को आपसे पूछ ले तो क्या होता है कल्याणकारी भूगोल? बेसिकली भूगोल की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग मानव के कल्याण से संबंधित और मानव और पर्यावरण के बीच में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के समाधान के संबंधित अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। इसी के क्रम में एक मॉडल दिया गया था जिसे बोलते हैं पैरेटो इष्टतम, है ना। तो इस मॉडल को हमने अभी अध्ययन किया। बेसिकली ये मॉडल कहता क्या है और क्या इसका की पॉइंट है। ये की पॉइंट आपको ये की पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो ये की पॉइंट देना है आपको और इस प्रकार से ग्राफ बना करके पैरेटो सिस्टम को समझाना है। और इसलिए ये ग्राफ क्या कहता है, जो भी मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राफ ये कहता है ये इष्टतम। फिर अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली कल्याणकारी भूगोल और हमें क्या क्या हमें कहता है और हमें इसके अंदर और क्या क्या समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारे विषय में मानव कल्याण और कल्याणकारी पुट को हमें इसमें डालना चाहिए। अब हम लोग अगर बात करें इसमें समस्या क्या आ रही है, तो इसमें समस्या क्या आती है, यद्यपि मानव भूगोल के विकल्प के रूप में
मूलतः प्रस्तावित कल्याण उपागम आजकल भूगोल के अन्वेषण की अन्य शाखाओं में विलीन हो गया। मतलब जब हम लोग मानव भूगोल को पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल में कल्याणकारी थीम की हम लोग बात करते हैं, तो ये आजकल दूसरे रिसर्च में इसको विलीन कर लिया गया है, जो कि असमानता पर आधारभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से कल्याणकारी भूगोल इस बात पर बल देता है कि इस विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो एक विषय की सीमा से बाहर है और वास्तव में विषय की सीमा को अप्रासंगिक बनाते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस बात पर बल दें कि जो कल्याणकारी जो भूगोल है, या फिर हम लोग भूगोल के अंदर जिस कल्याणकारी की बात करते हैं वो मानव भूगोल के विषय के बाहर की बात है, तो ये अनेक और समस्याओं को जन्म देगा। हम लोग मानव भूगोल में और अन्य भूगोलों में या भूगोल के अन्य विषयों में इस कल्याणकारी उपागम का उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या? बेसिकली ये है कि तार्किक दृष्टि से कल्याणकारी उपागम को एक समष्टिवादी समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की ज़रूरत है। बेसिकली इसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये है आपका कल्याणकारी भूगोल। 1 लाइन, 2 लाइन या 5 लाइन या 10 लाइन में से जो भी प्रश्न आता है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और अब हम लोग मानव विकास की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।